तो आज हमारे साथ माया राठौड़ जुड़े हुए हैं, जो एक डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर के साथ एक बॉडी बिल्डर है, और मतलब इनके जैसा टाइम मैनेजमेंट स्किल किसी के पास नहीं है। तो फिर आज इनके साथ हम बैठ करके बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो अलग वे ऑफ लाइफ के थ्रू इन्होंने क्या सीखा, और हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू माया पॉडकास्ट पे आने के लिए। Thank you, Om, so much for giving me this platform and giving me an opportunity to share about me to the people and all your audience and my audience as well who's going to listen this. Thank you so much for joining me. Yeah. सो फिर इस सबकी शुरुआत कैसी हुई? आपका पहले चाइल्डहुड में ही ड्रीम था कि मतलब डॉक्टर के साथ बॉडी बिल्डर ही बनना है, या बस डॉक्टर ही बनना था? चाइल्डहुड ड्रीम तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। मैं दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी में पली बड़ी हूँ। दैट इज पहले जो फिल्म सिटी जाना जाता था गोरेगांव का। तो दैट वाज अ प्लेस जहाँ पे बॉलीवुड सितारे, एक माया नगरी जगह थी। तो माय डैड हमेशा चाहते थे कि हम एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में जाए, एंड दैट्स हाउ ही डिसाइडेड कि एवरीबॉडी शुड बी डॉक्टर। हम तीन बहन एक भाई है, तो उनका सपना था कि सभी डॉक्टर्स बने, और हम सभी डॉक्टर्स बन गए। सो बॉडी बिल्डिंग ये कभी करियर था नहीं। आई वॉज मोर इनटू क्रिकेट इन माय यंग एज, एंड देन बट उस टाइम पे क्रिकेट wasn't that much known for female. So my dad was like totally no for it, and my family was like नहीं, डॉक्टर क्रिकेट में कोई करियर है नहीं फिलहाल उस टाइम पे 10-12 साल पहले। So इसकी वजह से then I became a doctor, and उसके बाद शादी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, बच्चे हुए, एंड उसके बाद अंदर से ऐसा था कि कुछ खो रही हूँ अपने आप में, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा एंथु स्टूडेंट थी। मैंने टाइकांडो, किक बॉक्सिंग किया है, मैंने काफ़ी सारे कॉलेज एंड स्कूल टाइम्स में गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स में जीते हुए हैं, एंड दैट इज़ हाउ आई वॉज के शादी, बच्चे, करियर, इसमें अपने आप में कहीं एक अलग सी माया पैदा हो गई थी, जो उससे ऐसा लग रहा था कि आई एम नॉट दिस वन। एंड देन आई डिसाइडेड टू गो एंड लूज माई वेट अगेन पोस्ट प्रेगनेंसी, एंड ऐसी मेरी जर्नी शुरू हुई। तो कुछ फ्रेंड्स मिले जो बॉडी बिल्डर थे, उनके साथ फिर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स जाना। फिर वहाँ पे लड़कियाँ बहुत ही कम थी, तब सोचा कि इतने कम मात्रा में लड़कियां क्यों हैं, दैट वी शुड बी इन अ गुड स्पोर्ट्स, इट्स नॉट ईदर अ जेंडर बायस स्पोर्ट्स। देन वैसे ही खुद को मोटिवेट करते करते देन दैट वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैंने मुंबई श्री किया, एंड उसके बाद महाराष्ट्र श्री, एंड दैट्स ऑल आई वेंट टू into an international bodybuilding as well. तो फिर सबसे पहले आपने बताया कि आप क्रिकेट में जाना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट में कुछ आपके घर वाले बोले कि इधर कुछ ये नहीं है, जैसे सब लोग बोलते हैं, एक तो डॉक्टर बनो या इंजीनियरिंग करो। तो फिर उस समय डॉक्टर में भी आज जैसे नीट का एग्जाम होता है, वो नीट का एग्जाम था, या मतलब तब का जो एनवायरनमेंट था अलग था? यस, आज भी वही एनवायरनमेंट है, बट देन यू हैव अ वर्सैटिलिटी। लाइक आजकल का जो जनरेशन है वो दे हैव एन ऑप्शन कि अब हमको अलग अलग चीजें करनी है, एंड दे हैव पैशन टुवर्ड्स इट। हमारे टाइम पे वी वर वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू बीइंग एन इंजीनियर और बीइंग अ डॉक्टर। दैट वाज द ओनली टू प्लेटफॉर्म्स जो बचपन से हमको सिखाया जाता था। सो यस, इट्स चेंजिंग अ लॉट नाउ। ये आपकी जो इसकी मेडिसिन की जर्नी थी, कैसी थी? Yes, I did my UG from DY Patil. I did my post-graduation from Ruby Hall Clinic. Then I did my Masters of Royal College of Obstetrician and Gynec from London. Then I did my IVF from Australia, and now I'm in London, in Dubai. Sorry, मैंने एक हॉस्पिटल भी खोला है खुद का, जो बॉम्बे ठाणे में है। That is at Kopri, डॉक्टर माया राठौड़ के नाम से ही। And that's how I am into my profession. Yes, दोनों प्रोफेशन अभी फिलहाल मैं संभाल रही हूँ साथ में, being a doctor. So that's all my journey is all about now, और यहीं से ऐसी ही चलती रहेगी। तो फिर आपने बताया कि आपने जो आपका जो ये था यूजी और पीजी आपने इंडिया से किया, और उसके बाद बाकी के एजुकेशन अपने बाहर से किया। अपने बाहर से करने का डिसीजन क्यों किया?
एडवांस टेक्नोलॉजी टू लर्न सबसे पहले, where you get a lot of knowledge, you know, to go into an advanced studies. तो फिर आपको क्या लगता है कि आप बाहर भी पढ़े हो और इधर भी पढ़े हो, इन दोनों के मेडिकल स्कूल में फर्क क्या है? डिफरेंस ये है कि अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अलग है. लाइक जैसे अप्रोच ऑफ टू डिफरेंट मेडिकल टर्म्स एक अलग होता है. जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी जैसे हम अटेम्प्ट करते हैं, अप्रोच इन इंडिया एंड अप्रोच इन अब्रॉड इज डिफर. यू नो, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा डिफर करता है. एक ही डिजीज को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं. सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टू बीइंग अ डॉक्टर कि आप मेडिकली ट्रीट करते हो या सर्जिकली ट्रीट करते हो, वेदर यू गिव अ पेशेंट एन ऑप्शन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट. तो ये अप्रोच आपको सिखाया जाता है कि जहाँ पे आप सर्जरीज अवॉइड कर सकते हो एंड यू कैन मेडिकली मैनेज द पेशेंट, यू नो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बोला कि ये जो दो डिफरेंट अप्रोचेस है, आप इसका कोई एक एग्जांपल देना चाहोगे? फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, सीजर सेक्शंस बहुत कॉमन है अभी, विच इज वेरी लेस इन आउटर साइड, जहाँ पे आपको अप्रोच दिया जाता है टू गो टू अ मोर ऑफ द नॉर्मल डिलीवरीज. यू नो, इसके बहुत सारे कारण हैं, बिकॉज थिंक इज लाइक, यू नो, पेशेंट क्रिटिकली मैनेज करना, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है. यू नो, अदर सम पॉपुलेशन ऑफ डॉक्टर्स मेकिंग इट अ बिजनेस माइंडेड, or other than the insurance packages. These are the things which makes you more Caesar kind of patients. And what I have learned in my ethics is like, you should try for a normal delivery, which is a natural process. And I always prefer to deliver a baby naturally other than going for a Caesar section. And I think this should be in your approach, because नॉर्मल डिलीवरी, हमने जो सीजर सेक्शंस है, जैसे मेरी फील्ड में सीजर सेक्शन है, दैट इज फॉर एन अप्रोच जहाँ पे एक मेडिकली फेल्ड हो के अब इसके आगे हम नहीं अप्रोच कर सकते हैं. अब प्रॉब्लम ये हो जाती है इस फील्ड में कि nobody wants to take a risk and nobody wants to wait for 12 hours of process of normal delivery. और उसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ सीजर सेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, लैक ऑफ टाइम. बिकॉज जैसे मान लो एक डॉक्टर है जो बहुत ज्यादा पेशेंट्स है उसके पास, और उसके पास दिन में 6 से 7 डिलीवरी के लिए पेशेंट है. सो देयर इज अ लैक ऑफ टाइम. यू कांट डिलीवर एवरी पेशेंट नॉर्मली. ठीक है, अगर हम इसको अप्रोचेबली भी देखें कि 6 पेशेंट्स आपके पास लेबर में है, आप इसको डिलीवर नहीं कर सकते एक दिन में, बिकॉज एक लेबर प्रोसेस मिनिमम 10 to 12 आवर्स लेता है. सो व्हाट हैपेंस इज दे गेट turned into Caesar sections and then sections होते हैं. So this approach is very mandatory कि आप एक नॉर्मल प्रोसेस जो है नॉर्मल डिलीवरी, उसको आप तब तक सीजर ना करें जब तक वो सच में मैंडेटरी है, अदर देन जस्ट टू यू नो कवर अप योर टाइम. तो ये डिफरेंस मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है. वेयर आई फाइंड अ पेशेंट व्हिच कम्स विद अ फाइल सेइंग कि हमारा सीजर सेक्शन हुआ, वेयर आई गो विद अ डिटेल एंड आई फाइंड कि हम इसको नॉर्मल कर सकते थे. सो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा मुझे नोटिस हुआ है अपने प्रोफेशन में. आपने बताया कि आपने जो 2 स्पेशलाइजेशंस करी वो बाहर से करी, लंदन और ऑस्ट्रेलिया से. वो क्या थी स्पेशलाइजेशंस और आपको क्यों नेसेसिटी लगी उन स्पेशलाइजेशंस? मैं पहले से ही गायनेक होना चाहती थी. जब मुझे ऑप्शन दिया गया था टू बी अ डॉक्टर, बिकॉज गिविंग अ बर्थ टू अ बेबी वाज ऑलवेज an gives me an immense pleasure of studying about it, कि how nature has created a baby and how it comes to this world. So gynec was my field of interest पहले से ही. And then getting into IVF, जहाँ पे where I have been to a process of gynec, जहाँ पे मैंने देखे हैं कि families where they cannot conceive baby, and the sad stories what mental trauma a female goes through, कि जितना वो mental trauma से जाते हैं जब वो अपने बच्चा कंसीव नहीं कर सकते हैं, what all personal clashes they have in their family,
professionally how they break down themselves, and that's how it made me more approach to go towards an IVF, where we can study more and more about how these things can happen, and we can make a happy family come by conceiving them with the process of IVF, you know. Okay. So that is what attracted me towards IVF. IVF के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा, आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या रहता है? IVF is an in vitro fertilization. It actually जब आप normally naturally एक साल तक try करते हैं couple, 1 year, completely 1 year, let me see, because आजकल क्या होता है कि जो working women and working husbands है, couples हैं, वो 4-5 महीने ट्राई करते हैं, and then they come to a doctor saying कि डॉक्टर बच्चा नहीं हो रहा है, हमको IVF करना है. So don't go for that until unless आप naturally 1 year completely try करते हैं और उसके बाद आप baby conceive न करते हैं, then come to an IVF doctor like me, because IVF is the one जहाँ पे आप 1 साल try करते हैं and then you fail to conceive naturally. उसके बाद there is a detailed study of your anatomy, your hormones, internal organs के कहाँ पे लैक हो रहा है, और जहाँ पे वो सिस्टम लैक करता है, जहाँ पे आपका वो प्रोसेस लैक करता है, वेदर वो एनाटॉमिकली है, वो हार्मोनली है, whatever it is, then we get into a process of that and then we make it conceive. Whether यहाँ पे बहुत सारे different various ways होते हैं IVF से conceive होने के लिए. IUI is where you take the sperm of your husband and you put directly into the uterus of a baby mother and you make it pregnant. Second है कि हम egg और sperm दोनों को ही बाहर टेस्ट ट्यूब में we make an embryo and then we put that embryo into the mother and then that's how we artificially make it come, you know, become a pregnant. So there are different various types of procedures in IVF where you can go. ये बात हुई आपकी इस डॉक्टर वाले पार्ट की. अभी उसके बाद आपने बॉडी बिल्डिंग का करियर शुरू करने की जो ये मन में लिया? Yes, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था after delivery and I went into a gym with my friends to put less on my weight. And उसी जर्नी में मैं उनके साथ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स जाती थी, which made me attracting towards it कि यार बहुत अच्छा कंपटीशन, उनका कंपटीशन होता है to be fit and to be strong enough. But then हाँ, बहुत ज़्यादा कम लड़कियां थी जब भी मैं कंपटीशन में जाती थी, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि why women are so less into this field, why always there is a bias, like why a muscle show is always for a male, why it is a male dominating. And that's how I decided to get into bodybuilding. कि मुझे याद है कि जब मैंने कुछ ही लड़कियों को देखा था और मैंने अपने दोस्तों को पूछा था, यार इतनी कम लड़कियां क्यों यार, मतलब लड़के इतने सारे आ रहे हैं स्टेज पे, लड़कियां गिनके 5-6 भी नहीं है. एंड दैट टाइम आई वाज एन आंसर कि यार ये लड़कियों का शो नहीं है, लड़कियां इसमें आती नहीं है, इंडियन फैमिलीज इसको एक्सेप्ट नहीं करती. एंड दैट वाज अ स्पार्क इन मी कि यार क्यों नहीं, आई शुड डू इट, why not, why women are behind this. And that's how I decided to get into bodybuilding at that point of time in my life. ये बॉडी बिल्डिंग की जर्नी थी वो कैसी थी? अगर सपोज करो आज अगर किसी मैंने इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर अगर उसे बॉडी बिल्डिंग का करियर स्टार्ट करना हो उसको के लिए, वो कैसे करेगा? See, it is a very costly profession to choose, to be very frank, because you need your diet, you need lot of patience to do bodybuilding. ऐसा नहीं है कि आज muscles किया है and then you grow up. It takes long years and years to see your result. कि ऐसा नहीं है कि मैंने आज डिसाइड किया तो 3 महीने में मैं compete करके then I'll become a bodybuilder. No, it takes long years, to be very frankly. You need lot of discipline and lot of mood swings. Like, you know, sometimes you find that you are mentally enough, like अपनी body बना लिया, and sometimes in a days of a month you feel like, oh no, I'm not comparatively better enough. And those challenging situations you have to handle yourself. कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार शेप में रहो, जरूरी नहीं है कि आप हर बार स्ट्रिक्ट डाइट पे रहो. You need to be lot of mentally challenging yourself, you know. And secondly is lot of patience and lot of discipline. आपको आपका डाइट टाइम पे लेना पड़ता है, आपको टाइम पे सोना पड़ता है. You don't have an excuse कि घर में relatives है या आप कोई फंक्शन में जा रहे हो या you are in a festival mood or something like. Definitely you don't have an option for it. You have to be strict.
अब इसके इसके प्रोज कॉन्स तो ये है, लेकिन इसके प्रोज ये है कि यू बिकम वेरी एक्टिव, you are a healthy person, you get a positivity because you are disciplined to your life, so you don't have extra time to waste it here and there, so you really become a disciplined person. Then these are the positivity towards it. And for female, definitely, because normally क्या होता है, women they ignore their health. When it comes to their own health, they ignore it. And when you are in a bodybuilding, or when you are a fitness a freak, or you are a fitness model, or you're a sports model, you take care of your body, you take care of your diet, and that's how you take care of your health. So I think this is very good, important thing to analyze, that के body building आपको बहुत ज़्यादा healthy बनाती है. It makes you energetic, it gives you positivity, it keeps you running for positive challenges in your life. ठीक. आपने आपके जो उसके जो जर्नी में थी उसमें आपने मतलब शुरुआत करी बॉडी बिल्डिंग से, आपने बताया कि स्टोरी का, उसके बाद आपने ये जो इसके जो इवेंट्स होते हैं वो अटेंड करना कब से चालू किया? I did it in Bombay when I was in my IVF research in Gujarat, and तब मैंने my coach was Vipin Peter sir. He was the one who guided me for the first time, and उनके गाइडेंस के अंदर मैंने मुंबई श्री महाराष्ट्र श्री किया. नेशनल्स में कोविड आ गया था. देन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया. वहाँ के वर्कशॉप्स में मैं जब गई तो आई रिमेम्बर वन ऑफ द जज सेइंग दैट यू नो कि आज तक कोई इंडियन आई नहीं है. आई मीन लाइक आई स्टिल रिमेम्बर, वो मुझे बुला रही थी कि मैंने आज तक कोई ब्राउन स्किन देखा नहीं है इस स्टेज पे. एंड दैट yes, and that was the moment when I decided कि इस बार आप ब्राउन स्किन देखोगे भी, आप जज भी करोगे. and that was the moment when I decided कि ऑस्ट्रेलिया में compete करना है whatsoever happens. और उस टाइम पे तो कोविड चल रहा था, तो it was lot of work, and yes, taking that challenge was very important part of my life, because I was in Australia जहाँ पे आपको सर्वेंट्स नहीं है, आपको आपके घर के हर काम करने हैं, आपको आपके बच्चे भी संभालने हैं, आपको प्रोफेशन भी संभालना है, और आपको बॉडी बिल्डिंग भी करनी है. तो that was completely a challenging phase of my life. I mean, in fact, I was challenging myself, where I had to get up in the morning for my cardio, then I had to do my household work, then I had to take care of my daughters, I had to work professionally, and then again come and do my work, and everything was like a robot. I mean, like I had to manage my time. Every single hour was managed there. I had no escape कि मैं आज एक दिन रेस्ट कर दूं, आज बारिश हो रही है तो मैं अपना वर्कआउट नहीं करूं, आज संडे है तो मैं रेस्ट करूं. I was nowhere escape from it. I was working every single hour, was prioritized कि इस घंटे में ये करना है, इस घंटे में ये करना है, और इस घंटे में ये करना है. And that was the moment when I competed and I won that. You know, it took me long 7 to 8 months to be like a robot working. ना घर पे बच्चों को टाइम देना है, खाना भी बनाना है, घर को क्लीन रखना है, काम भी करना है, बॉडी बिल्डिंग भी करनी है. That was a super challenging year of my life. Okay. आपने बताया कि आप 8 महीने कंप्लीटली रोबोट की तरह थे, तो उसके बाद आपने कुछ दिन ऑफ वगैरह नहीं लिया क्या? Yes, I did. I really had a good off time, because see, I as a doctor, I know how much to challenge my body, where to stop, how to stop, and why to stop. So this profession of being a doctor helps me keep myself healthy, because I know limitations of my body, and I know how to get into stress, because that 8 month was very stressful, where I was in a low carb, I was working out hard, and then there was a lack of sleep, because मुझे दोनों टाइम, एक टाइम कार्डियो, एक टाइम वर्कआउट, और उसके बाद कोविड की ड्यूटीज, एंड उसके बाद इतना सब कुछ. So it was a very tough time. So after that, I definitely took a break for almost 6 months, where I did not compete, where I did not do anything. Yes, I was into my gym. I did not stop gym, but then yes, I was very relaxed to my diet. I was relaxed to my sleep, and I was out of the stress. अभी जैसे आपने बताया कि आप जिस समय ऑस्ट्रेलिया में थे, आप आपके बॉडी बिल्डिंग के करियर के
इसके लिए वर्क कर रही थी और आप डॉक्टर के थ्रू भी वर्क कर रही थी, मतलब ये इतने, मतलब अगर आप किसी कंपटीशन में जाते हो, आप एक तो काम करते हो कि आप जो बाकी की चीजें वो साइड करते हो और फिर बस कंपटीशन पे ध्यान देते हो, लेकिन आपने ये अप्रोच को चूज किया कि मैं डॉक्टर का काम भी करूंगी और बाकी काम भी करूंगी। सी जब मुझे बताया गया कि किसी ने compete नहीं किया है ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंडियंस ने, तो दैट वाज अ मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया कि हम यहाँ तक आ गए हैं, आज हमारी नॉलेज से हम यहाँ तक आ गए हैं और इतने सारे कंपटीटर्स हैं, उसमें हम क्यों नहीं हैं। दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी टू डिसाइड, आई मीन लाइक आई एम अ पर्सन, बिकॉज मैं गायनेकोलॉजिस्ट होने की वजह से ना, मैंने औरतों के बहुत सारे shades of life देखे हैं. I have heard lot of sad stories of females, and I have always find that women are always at the second priorities when deciding something in life. इसलिए हमेशा I am not a biased person. मैं कभी bias नहीं रहती हूँ. At least a gender bias, and that's what I want to learn, make my daughter learn about it. कि there is nothing called a gender bias. If you feel, you should do it. And when I felt कि इट वॉज नॉट कि अरे कोई लड़का नहीं आया है कम्पीट करने या कोई लड़की नहीं आई है, व्हेन आई हर्ड दैट कोई इंडियन अभी तक वहाँ पे आईएफबीबी के फिगर कैटेगरी में कम्पीट नहीं किया, दैट वाज अ मोमेंट कि क्यों नहीं यार, हम लोग चांद तक पहुंच गए हैं, हम हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कम्पीट कर सकते। एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि yes, it was a challenging for me, definitely what you said was important कि जब कोई compete करता है तो बाकी की चीजें वो ध्यान में नहीं देता, बट मेरे जो जॉब रोल्स थे, एक माँ होना, एक बीवी होना, एक डॉक्टर होना, इसमें से मुझे कहीं एस्केप नहीं था। और अगर इसके बावजूद अगर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे compete करना है, तो वो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो करते समय अपने बाकी के रोल्स ना भूलूं, बिकॉज अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई नहीं करेगा, अगर मैं एक माँ का रोल नहीं प्ले करूंगी तो कोई और नहीं मेरे बच्चों का माँ बन जाएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैड टाइम मैनेजमेंट टू हैपन कि अगर मुझे 6 बजे घर से निकलना है, तो अगर मुझे कार्डियो करना है तो 6 से पहले मेरे पास टाइम फ्रेम है। सो व्हेन आई कम्पीटेड, एंड इनफैक्ट अभी भी जब भी, बिकॉज मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि राउंड द क्लॉक रहता है, कभी भी डिलीवरीज आती है, कभी भी पेशेंट लेबर में जा सकता है, तो मेरे पास कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ इज बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड, जहाँ पे मैं अपने बच्चों को टाइम देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी परवरिश, उनको जो सपोर्ट चाहिए ऑफ अ मदर, I cannot deny that. I have to be with them जब उनके questions होते हैं या फिर उनके schools की queries होती है या उनकी studies होती है, I have to be like a mother to them. So जब भी मैंने ये बॉडी बिल्डिंग का ये किया है, बॉडी बिल्डिंग के बारे में प्रैक्टिस की है, आई हैव ऑलवेज डन व्हेन दे आर अवे। जैसे मान लो जब वो सो जाते हैं तब मैं उठ के जिम चले जाती हूँ, ताकि जब वो उठे या मेरी फैमिली का कोई काम हो तो मैं अवेलेबल रहनी चाहिए। So my passion is always in the dark days. I have always told my family कि मेरा passion हमेशा अंधेरे में रहता है, कि जब सुबह के 4 बज रहे होते हैं तब मैं जिम में होती हूँ, या रात के 12 बज रहे होते हैं तब मैं जिम में होती हूँ। अब only when there is a Sunday और weekend तभी ऐसा होता है कि मैं ऑफ टाइम पे जिम में मिलती हूँ, अदरवाइज मेरा सुबह के टाइम पे जिम हो जाता है। उसके बाद मेरा रूटीन ऑफ बीइंग अ मदर, डॉक्टर, वाइफ, ये मेरे रोल्स शुरू हो जाते हैं जैसे ही सनराइज हो जाता है। उसमें मैं फिर बॉडी बिल्डिंग कहीं लाती नहीं डिस्टर्ब करने के लिए अपने आप को। जैसे आपने बताया कि आपका जो बॉडी बिल्डिंग का करियर है वो ऐसे रहेगा, ऐसा रहा था, और अभी उसमें ये बताइए कि उसमें किस बेसिस पे विनर डिसाइड होता है? बॉडी बिल्डिंग फॉर फीमेल डिफरेंट कैटेगरीज होती है। जो मेरी कैटेगरी थी वो फिगर कैटेगरी थी। एंड फिगर कैटेगरी आपका अपीयरेंस, आपकी सिमेट्री, आपके वाटर लॉस परसेंटेज हैज टू बी अराउंड 80%। आप कंप्लीटली श्रेड नहीं हो सकते हैं। एंड आपकी मसल मैच्योरिटी, इस बेसिस पे दे मेक यू अ विनर। और मेल्स के लिए क्या रहता है इसका क्राइटेरिया? मेल्स के भी काफी मेन फिजिक्स है, बॉडी बिल्डिंग है, सो दे हैव डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे मेल फिजिक में दे सी ओनली द अपर बॉडी, और बॉडी बिल्डिंग में अपर बॉडी, लोअर बॉडी पूरा देखते हैं। सो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज इनटू दिस। जैसे आपने बताया कि फिटनेस, या हाँ बोलिए।
Females में there are bikini, there are fitness models, there are figure, there is a physique. So there are 4 to 5 categories into females. ओके, आपने बताया कि आपने ऑस्ट्रेलिया में कम्पीट किया था आई 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 बी IFBB के लिए। IFBB, हाँ, yes. ये क्या है और इसका मतलब ये कौन रन करता है ये बॉडी को? IFBB is an international federation of bodybuilding. ये ऑस्ट्रेलिया का ओपन चैंपियनशिप था। हर स्टेट में अपना अपना एक हर कंट्री में अपना अपना एक ये होता है। सो IFBB ऑस्ट्रेलिया वाज द वन जो मैंने compete किया था। That is मतलब ऑस्ट्रेलिया के चारों स्टेट्स, I mean like Australia has got its own states, तो वो सारे स्टेट्स में से कंटेस्टेंट्स compete करते हैं और जो उनके विनर्स हैं फिर वो ओपन चैंपियनशिप में आते हैं। सो मेरे स्टेट से मैं फर्स्ट थी एंड जब ओपन चैंपियनशिप ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में था तो उसमें मैं थर्ड आई थी। सो दैट इज हाउ इट इज, लाइक यू नो एवरी ईयर दे हैव देयर ओपन चैंपियनशिप। सो दिस इज हाउ आई कम्पीटेड देयर। और इसका क्राइटेरिया एक होता है कि आप अपने देश में कम्पीट कर चुके हो, अपने देश में आप जीत चुके हो और अपने नेशनल्स में अपना नाम कमा लिया है, मींस यू हैव गॉट एंट्री टू नेशनल्स, उसके बाद आप कम्पीट कर सकते हैं इसमें। आपके ट्विटर बायो पे लिखा है कि आप एक एम्बेसडर है न्यू एज स्पोर्ट्सवेयर के। ये क्या है न्यू एज स्पोर्ट्स और उन्होंने आपको एज एम्बेसडर कैसे सेट किया? यस, मैंने जब कम्पीट के ऑस्ट्रेलिया में जीता था तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस थी, सैमीज, डॉक्टर सैमीज प्रोडक्शन हाउस। तो उन्होंने एक बायोपिक बनाई मेरी लाइफ जर्नी पे, क्योंकि जब मैं कम्पीट कर रही थी तो पूरे ऑस्ट्रेलिया को पता चला कि यार कोई एक इंडियन है जो बॉडी बिल्डिंग में आई है और वो कम्पीट करके जीत चुकी है। तो ये चीज़ काफ़ी वायरल हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। सो जितने इंडियंस थे वो अप्रोच कर रहे थे, जानना चाहते थे कि कौन सी फीमेल बॉडी बिल्डर है। सो उस टाइम पे एक प्रोडक्शन हाउस ने एक दे डिसाइडेड कि हम आज तक यही देखते हैं कि इंडियन वुमेन्स एक तो किचन या फिर प्रोफेशन इसी में रहती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना बहुत कम लोगों के इसमें होता है कि दे गो इनटू आउट ऑफ द बॉक्स टू डू समथिंग। सो दे डिसाइडेड टू मेक अ बायोपिक। उन्होंने कहा कि हम एक बायोपिक बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम लोगों को ये स्टोरी बताना चाहते हैं कि आज इंडियन वुमेन्स मदर रहने के बावजूद, अलग प्रोफेशन में रहने के बावजूद भी वो अपना पैशन जी रहे हैं और कैसे वो मुंबई से ऑस्ट्रेलिया तक मेडल्स जीत रहे हैं। एंड इस तरह से हमने वो बायोपिक बनाई थी और उसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक वुमेन एम्पावरमेंट के कैटेगरी में हमने रिलीज की थी, जिसको 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिला। उसके बाद आई गॉट अप्रोच फ्रॉम दिस USA न्यू स्पोर्ट्स फेयर, जिन्होंने कहा कि हम फॉरेनर्स को एज अ मॉडल्स लेते हैं, बट वी वांट सम एशियंस एज वेल टू कम एंड जॉइन अस, क्योंकि आज एशियंस भी बॉडी बिल्डिंग में बहुत आगे जा रहे हैं एंड उनकी भी एस्थेटिक लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। सो दैट्स हाउ ही अप्रोच्ड मी, द डायरेक्टर ऑफ इट, एंड से कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, वेयर दे सेंड द कॉस्ट्यूम्स फ्रॉम USA एंड देन आई फोटो शूट्स देम एंड फिर उसके बाद हम उनको मेल करते हैं एंड देन दे पुट इट इनटू देयर पोस्टर्स एंड दैट के मतलब जैसे USA में है कि उनके ब्रांड सिर्फ फॉरेनर्स के लिए नहीं है, इंडियंस आल्सो वेयर दोस ब्रांड्स, दे आर आल्सो कम्फी इन दैट एंड दे आल्सो लाइक इट। एंड इसको वैसे हम वाइड स्प्रेड करते हैं कि दैट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू US एंड दैट्स हाउ आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर टू दैट। आपने बताया कि आपने एक बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स जाकर के चीज करी और उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंट बायोपिक बनी है। आपकी बायोपिक आपने बोला कि आपने रिलीज करी, लेकिन मैंने ढूंढा लेकिन किधर मिली नहीं, कहाँ पे रिलीज करी वो? बस ये आपको फेस्टिवल में सबमिट की? यस, दैट वाज सबमिटेड इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड सैमी प्रोडक्शन है, उस पे अगर आप क्लिप सब्सक्राइब करोगे तो आपको वो फिल्म मिल जाएगी, बिकॉज उन्होंने बनाया था तो कॉपीराइट सिर्फ उनको मिली है रिलीज करने के लिए उनके चैनल पे। अदरवाइज इट गॉट सबमिटेड इनटू द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगर आप मेरा इंस्टा अकाउंट देखोगे तो जो जो अवार्ड्स उसमें मिले हैं, या अगर आप गूगल भी करोगे तो IMDb पे वहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा। एंड सो इफ यू गूगल टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स एंड ऑल दैट, तो उसमें भी वो नाम आता है।
कि that this is the picture which has been awarded this year. आपने बोला कि आपने बहुत एक आउट ऑफ बॉक्स जाकर के चीज करी। आपको घर वाले कुछ नहीं बोले क्योंकि आपका एक बहुत ही स्टेबल करियर था। आपने मतलब जितना पढ़ना था सब पढ़ लिया था। आप एक अच्छी सी लाइफ चल रही थी। आप अच्छी सी लाइफ देख करके मतलब एक अच्छा सा रिटायरमेंट ले सकते थे। आपको मतलब घर वाले क्या बोले कि इस बॉडी बिल्डिंग के करियर को ज्वाइन करने के लिए? सबसे ज्यादा घर वालों ने ही बोला, बाकियों के ने बाद में बोला, बट सबसे पहले घर वालों का ही मना था। सबसे बड़ा ना जो था वो घर से ही था। एंड आज जब मैं इंटरव्यूज देती हूँ या लोग ये पूछते हैं कि आपने बहुत हर्डल्स किए होंगे, तो मेरी फैमिली बोलती कि तुम्हारी सबसे पहले हर्डल्स तो हम ही थे जिनको आपको क्रॉस करना था। यस, दे डिड नॉट एग्री टू इट। सबसे पहले तो मेरा प्रोफेशन, 2 बच्चों की माँ होना, और थर्ड थिंग इज इंडिया में बोर्न होना, एंड बीइंग अ डॉक्टर। ये सारी चीजें एक साथ मेरे साथ थी, जहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन दिया जाता था कि इसलिए मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहिए। एंड वेरी लास्टली वाज वेयरिंग अ बिकनी, जो आप नहीं कर सकते हैं। तो घर से तो बिल्कुल मना ही था, दोनों तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और मेरे इन लॉज की तरफ से भी, एवरीथिंग। इनफैक्ट माय हस्बैंड वाजंट विद मी एट द टाइम, कि उसको भी काफी दिक्कत थी to get into this. He was not supporting me. But मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैं हर ना को लेती रहूँ ना, मतलब जब मैंने अपने फैमिली को एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं हर ना को लेती रहूंगी ना, तो मेरे बच्चे भी यही सीख जाएंगे कि हाँ, मम्मी को जब ना कहा था तो उन्होंने मना कर दिया, बिकॉज उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और ये परवरिश मैं अपने दोनों बच्चियों को नहीं देना चाहती हूँ। एज आई सेड अर्लियर, मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ जेंडर्स को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ, living human beings are equally shared by this world, and everybody has a right to live their dream. Just not because we are hormonally changed, we have limitations to our dreams. और यही बात मुझे था कि जब मेरे बच्चे मुझे देख रहे थे कि घर वाले मना कर रहे हैं, हर कोई मना कर रहा है, तो यही मैसेज वो भी लेंगे कि जब मम्मा को मना किया गया था तो उन्होंने अपने सपने और अपने पैशंस को छोड़ दिया था। एंड दैट इज व्हाट आई डिसाइडेड कि नो, किस चीज को ना करना है और किस चीज को ना नहीं करना है, ये अपने बच्चों को सिखाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड दैट इज हाउ आई डिसाइडेड। एंड जब उन्होंने सबने कहा कि आप बिकनी नहीं पहन सकते बिकॉज आप डॉक्टर हो, आपका करियर को बहुत अफेक्ट होगा इंडिया में, बिकॉज प्रॉब्लम हो जाएगी जब आप बिकनी पहनोगे तो, ऑल दैट। एंड आई वाज लाइक ओके, आप अगर हम बिकनी नहीं पहन सकते हैं तो आई डिसाइडेड व्हेन आई यू विल गो एंड चेक माय यूट्यूब वीडियोस एंड माय प्रीवियसली। तो मैंने जब अपने मुंबई महाराष्ट्र में कम्पीट किया था ना, तब मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, बाकी सारे ने बिकनीज पहने हुए थे। और मुझे याद है जब मैं महाराष्ट्र के लिए गई थी तब मुझे कहा गया था कि आप कम्पीट नहीं कर सकते हो बिकॉज आपने अटायर ठीक से नहीं पहना हुआ है, आपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं जो नहीं अलाउड है। एंड तब मैंने उस जज को यही कहा था कि सर, मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बट मैं अपना पैशन जीना चाहती हूँ और मेरे कॉस्ट्यूम की वजह से मेरा पैशन रुके, ये मैं नहीं चाहती हूँ। एंड ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया उस चीज़ को और उन्होंने मुझे अलाउ भी किया कम्पीट करने के लिए। बट दिस इज व्हाट आई थिंक, देयर वर लॉट ऑफ हर्डल्स। और एज अ पर्सन आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ ना बोलना है और कहाँ ना को एक्सेप्ट करना है। So that is what I think so it's made me today here, because अगर मैं उस टाइम पे ये बोल देती कि ठीक है चलो कोई नहीं मान रहा है, I should not go, तो शायद मैं आज कई लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन नहीं होती। अगर मुझे देख के कोई एक माया भी पैदा हो जाती है जो सोचे कि यार नहीं, हम कर सकते हैं, शादी के बाद हम अपना पैशन जी सकते हैं, बच्चे होने के बाद हम अपने पैशन को जी सकते हैं, कुछ कर दिखा सकते हैं, so then it is, I think मैंने सही डिसीजन लिया अपनी लाइफ। जैसे आपने बताया कि आप डॉक्टर के साथ बॉडी बिल्डिंग का करियर कर रही थी, तो फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि मतलब आप इस 2 प्रोफेशंस के साथ आपकी फैमिली मैनेज कर रही थी, और आप आपका टाइम कैसे सब चीजों में दे रही? मैंने कहा ना, मैं बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट करती हूँ। मुझे एक रात पहले पता होता है कि मेरा कल का स्केड्यूल क्या होगा। आई डोंट गो फॉर मूवीज, आई डोंट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडियाज, आई डोंट गो फॉर, मैं अपनी लाइफ में वहीं पे टाइम देती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि कोई प्रोडक्टिव चीज चल रही। मुझे बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करना होता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कोई भी एक रोल में कम पड़ जाऊंगी तो दैट इज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, क्योंकि मुझे खाना बनाना ही है, मुझे
पेशेंट आया तो देखना ही है, मुझे जिम करना ही है और मुझे हर चीज को मैनेज करना है। सो आई हैव नो एस्केप। इसलिए मुझे लगता है कि हर इंसान अगर टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाए तो ये लाइफ बहुत इजी हो जाती है, वेर यू डोंट मिक्स थिंग्स टुगेदर। जैसे मेरा जिम इज बिफोर 6। अगर मुझे जिम करना है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं 6 बजे से पहले उठूं और मैं जिम करूं। अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे सुबह के 10 बजे कॉफी पीने के बाद जिम जाना है तो ये मैं गलत कर रही हूँ, बिकॉज वो टाइम मुझे मेरे हॉस्पिटल में जाना होता है। या फिर मैं अगर बोलूँ रात को 8 बजे मुझे जिम जाना है तो वो मैं गलत कर रही हूँ, बिकॉज 8 बजे मुझे अपने बच्चों का खाना बनाना। तो इसलिए मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड आई थिंक दिस इज हाउ आई एम मैनेजिंग माई थिंग्स। आपने बोला कि आपकी एक फैमिली, आप मैरिड हो। आपकी मैरिज कैसी होती है, अरेंज थी या आपने खुद से पार्टनर चूज किया था? इट वाज एन अरेंज मैरिज। ओके, तो फिर एक आपने बोला कि बीच में आपके जो हस्बैंड थे वो भी आपके मतलब इस जर्नी में एक एज अ हर्डल आ गए थे, तो फिर आपने एक मतलब आपके मैरिज को एक सक्सेसफुली अच्छे से कैसे रन होने दिया? सी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स। हम ही इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। अगर हम हर्डल्स बन के उसको सब्सटेंशियसली रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। यस, अगर मुझे कोई चीज करनी है तो मुझे सब समझा सकते हैं, बट मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप यही करोगे। वी आर एट दैट एज ऑफ लाइफ। हम इस एरा में जी रहे हैं कि जहां मैं आपको 4 चीजें समझा सकती हूँ, बट मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। राइट, यू आर स्टार्टिंग टुडे, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बट मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती। वो मेरा पर्टिकुलर डिसीजन होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है मेरे लिए। राइट, दैट हैज एन इंडिविजुअल राइट, व्हाट आई थिंक। So that what it was. It was my individual right where I had thought about myself. Yes, supporting me or not supporting them is their choice. No, you can give a choice to them whether you support or you don't support. हर चीजें झगड़ा करके या फिर इग्नोर करके नहीं हो सकते। It's your own individual life where you decide that if you want to do something which is good enough. अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे कल ड्रगिस्ट बनना है और कोई सुनना है सुनो, नहीं सुनना है नहीं सुनो। It's not that way. Where you find that you are right to certain thing, अगर आप सही हो, आपको लगता है आप सही हो, then you should take a life, because हर एक की अपनी अपनी खुद की एक लाइफ इंडिविजुअलिटी होती है। जो चीज मतलब अगर आप वो मैंने कहीं तो पढ़ा था एंड मुझे मेरे फ्रेंड ने भी समझाया था कि अगर आप 6 लिख दो तो उस तरफ से आपको 9 दिखेगा, मुझे इस तरफ से 6 दिखेगा। अब हम दोनों ही झगड़ा करते रहे कि ये 9 है ये 6 है, तो उसमें हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। आपके लिए वो 9 है, मेरे लिए 6 है, तो हम अपनी अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से 6 और 9 को लेके चलते रहें। अगर आपको गलत लगता है गलत है, मुझे सही लगता है सही लगता है, सिंपल। अगर कोई व्यूअर देख रहा रहेगा तो फिर आप उसे क्या रिकमेंड करोगे? अगर किसी पार्टनर के साथ उसकी लाइफ गुजरनी है, वो लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे और क्यों करे? This is a very complicated question which nobody can answer on this earth, because ultimately it's love marriage or it's arranged marriage. Ultimately everything comes on to the compatibility of two people. How they are compatible with each other, how is their thinking level. अगर कोई इंसान आपके वेवलेंथ की थिंकिंग का है, then you are lucky enough to have that partner in your life, क्योंकि चीजें इजी हो जाती है। अगर एक ही वेवलेंथ है, आपकी कंपैटिबिलिटी मैच होती है, अगर आपका इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट में है, अगर वो भी आपको उतना ही सपोर्ट करता है जितना आप उसको सपोर्ट करते हो। अभी इसके लिए लव मैरिज या अरेंज मैरिज इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें इंसान की थिंकिंग इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला कैसा है। अगर वो आपकी चीजें आपसे भी उतना ही लगाव रख रहा है या आपको उतना ही प्यार कर रहा है, आपको उतना ही मोटिवेट कर रहा है, then that is important. It doesn't matter whether it is love marriage or arranged marriage. अगर लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं है तो अरेंज मैरिज के डिवोर्स नहीं होते, और अगर अरेंज मैरिज में डिवोर्स सक्सेसफुल होते तो लव मैरिज में डिवोर्स नहीं होते। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी एरा जहाँ पे जा चुका है, जहाँ पे लोग सोचे कि लव मैरिज इज इम्पोर्टेंट और अरेंज मैरिज इज इम्पोर्टेंट।
Important is compatibility of two people. How they get married is not important. You know, that is important. How are they living is important other than how they got married. अभी अगर मान लो 100 करोड़ आपने एक शादी में स्पेंड कर दिए और वो उनके बाद उनका डिवोर्स हो गया, और एक 10,000 का एक फार्मर अपने बच्चों को शादी करवा के एक फैमिली एक फार्मर अच्छे से अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, तो आई डोंट थिंक कि मैटर करता है कि 100 करोड़ डाले या 10,000 डाले, मैटर करता है कि दोनों रिलेशंस में कैसे थे. दैट इज व्हाट इट मैटर्स. सो अभी हमने बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस किया. शायद आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आया रहेगा. अगर आप ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं तो इस पॉडकास्ट को शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये स्टोरी पता नहीं रहेगी और मतलब उन्हें एक बहुत ही एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ का एक एक्सपीरियंस आएगा इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद. वुड यू लाइक टू से एनीथिंग बिफोर वी कंक्लूड? I am no one to say something to someone, but इतना ही कहूँगी कि हर person has its own dream. We have all got 24 hours. हमारे पास 24 घंटे हर इंसान के पास है. हमारी लाइफ जितनी सिंपल है उतनी ही सिंपल जियो. अगर आपको डांस करना पसंद है डांस करो, आपको सिंगिंग पसंद है सिंगिंग करो. सी हर एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल. आप पापा बनने वाले हो, आपके ऊपर शोल्डर्स पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो. हर एक की लाइफ की रेस यही है आज. हर एक इसी रेस में भाग रहा है कि कौन स्टेबल है कौन नहीं है, कौन क्या है क्या कर रहा है. बट इसमें अपने आप का जो टैलेंट, जिससे आप पैदा हुए हो, जिस टैलेंट से आप उभरे हो अपनी लाइफ में, उसको कहीं मत खोना. अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसको पूरा करो, इसी जन्म में पूरा करो. नेक्स्ट जन्म है नहीं है, बट जो अभी जिंदगी चल रही है इसी में कहीं ना कहीं टाइम अपने आप के लिए निकालो. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छूटनी है ना आपको. बीइंग अ मदर आपको अपने बच्चे बड़े करने हैं. बीइंग अ प्रोफेशनल आपको अपने बच्चे आपको अपना प्रोफेशन जॉब देखना है. बीइंग अ हस्बैंड you have to take care of your kids, you have to take care of your family. आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी टाइम देना है. बट इन सब चीज में जब कॉलेज डेज या स्कूल डेज में जो हमारा पैशन हुआ करता था कि हम अच्छी ड्राइंग कर लिया करते थे, हम कविताएं लिख लिया करते थे और हम अच्छा डांस कर लिया करते थे, इस पैशन को कहीं खोना मत. बिकॉज दिस इज व्हाट एक्चुअली यू आर. जब हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी तब हम जो थे वो रियलिटी में हम होते हैं. सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम अपने आप की लाइफ में से निकाल के उसको जियो. That's all what I can say. Thank you once again for being on the podcast. So if you like the podcast, do consider sharing it with your friends. Of course, I'll do. See, sharing a knowledge and sharing is caring for me. I guess sharing a knowledge is always important. So I have seen जैसे अभी I'm interrupting into this, but then हमेशा ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि फिटनेस में लोग बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं. बीइंग अ डॉक्टर बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं. मुझे ऐसा लगता है नॉलेज ये स्प्रेड करने के लिए. बिजनेस अपनी जगह पे है और नॉलेज देना समटाइम इट हैज टू बी वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट. और जितना आप नॉलेज दोगे उतना आप नॉलेज लोगे भी. सो इट्स ऑलवेज बेटर एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल माय ऑडियंस which will be watching it, and I'm sure they will love at home because you've given a good platform to all various versatile people on your platform. I've gone through your platform and आपका choice of people are very different. आपने सिर्फ एक कैटेगरी नहीं पकड़ी हुई है कि सिर्फ यही कैटेगरी के लोग आएंगे. आपने वर्सेटिलिटी रखी है अपने platform पे, and that is really good enough. So thank you so much for giving platforms to us. So bye everyone. We will meet in the next podcast.